गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड में एम्ब्रियोलॉजी चल रहा है और ओव्यूल के बारे में हम पढ़ रहे थे। सामने संरचना जो बनी हुई है वो ओव्यूल की है। पिछली क्लास में हमने माइक्रोपाइल तक पढ़ लिया था। अब हम उसके बाकी के भाग देखते हैं कौन कौन से हैं। लेकिन माइक्रोपाइल में भी मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से जो बीजांड द्वार है उसके अंदर वेरिएशन पाए जाते हैं। तो देखिए, बीजांड द्वार किससे बनता है? आउटर और इनर इंटेगुमेंट से बनता है। यानी कि ये जो बीजांड द्वार है इन दोनों इंटेगुमेंट की सहायता से ही बनता है। तो कुछ कुल ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल ये आंतरिक अध्यावरण से बनता है, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था एकैंथेसी। और कुछ ऐसी संरचना है जिसमें दोनों केवल बाहरी अध्यावरण से बनता है, जैसे यूफोर्बिएसी और पोडोस्टिमोनेसी। कुछ में आंतरिक और बाह्य जो है उन इंटेगुमेंट में अंतर होने की वजह से जो बीजांड द्वार है वो जिग जैग फॉर्म में आ जाता है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें दोनों द्वार एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि जो द्वार है वो संकीर्ण हो जाता है। यानी कि ये जो है द्वार इस तरह से बहुत ज़्यादा संकीर्ण द्वार हो जाता है। इस प्रकार से दोनों इंटेगुमेंट जो हैं वो काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। इस वजह से कुछ पादपों में बीजांड द्वार काफ़ी संकीर्ण होता है, जैसे फाइकस सिनोमोरियम में इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, फाइकस सिनोमोरियम इनके अंदर इस प्रकार की कंडीशन होती है। इसी तरह से कुछ पादपों में बीजांड द्वार एक श्लेष्मिक पदार्थ से भरा रहता है। यानी कुछ पादप ऐसे होते हैं जहां पर यहाँ पर क्या होता है, एक श्लेष्मिक पदार्थ भरा रहता है, जो कि यहाँ से जो पराग नलिका आएगी जो इसके अंदर प्रवेश करती है तो उस पराग नलिका के प्रवेश को सुगम बनाता है। ठीक है, जैसे ग्रीनेला में इस प्रकार की कंडीशन होती है जिसमें श्लेष्मिक पदार्थ होता है यहाँ पर बीजांड द्वार पर। बीजांड द्वार प्रवेश नलिका प्रवेश द्वार होता है एक तरह का, किसके लिए? पराग नलिका के लिए। आगे चलते हैं ऑब्ट्यूरेटर में। नंबर नेक्स्ट जो है माइक्रोपाइल के बाद, वो आपको शो नहीं कर रहा होगा यहाँ सामने, ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर क्या होता है? ऑब्ट्यूरेटर को हिंदी में कहते हैं सेतुक। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेतुक क्या है? तो देखिए, कुछ कुल ऐसे होते हैं, किसमें पाया जाता है? पहले उदाहरण लिख देता हूं मैं। एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी एक तो ये है। इसके अलावा लेबिएटी है, एकैंथेसी है, लेबिएटी। और तीसरा कुल क्या है? एकैंथेसी। इन कुलों में क्या होता है? इन कुलों में बीजांड वृंत का आधारी भाग, यानी कि ये वाला जो भाग है, इतना यहां बना देता हूं, जैसे ये बीजांड द्वार का आधारी भाग है ये वाला। ठीक है, ये आधारी भाग है, बीजांड वृंत का आधारी भाग है, सॉरी, बीजांड वृंत का आधारी भाग। तो इनमें, इन फैमिली में क्या होगा कि बीजांड वृंत का आधारी भाग फूलकर सेतुक का काम करता है। किसका काम करता है? ये इतना भाग क्या करता है? फूल जाता है, तो ये सेतुक का काम करता है। ठीक है, इसे बीजांड वृंतीय सेतुक कहते हैं। और ये एक मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ऑब्ट्यूरेटर क्या है? एक मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मल्टी सेलुलर है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। और ये विशिष्ट कोशिकाओं के समूह में निषेचन के समय पराग नलिका को बीजांड द्वार में प्रवेश करने के लिए निर्देशित करता है। क्या करता है ये पराग नलिका को बीजांड द्वार में प्रवेश करने के लिए निर्देशित करता है। ठीक है, किसको निर्देशित करता है? ये ऑब्ट्यूरेटर पराग नलिका को। ठीक है, कहाँ होता है ये? बीजांड वृंत का जो आधारी भाग है वो फूल जाता है और मल्टी सेलुलर हेयर लाइक हो जाता है। तो अब इसको मैं यहाँ से यहाँ बना रहा हूँ, तो अब आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का ये होता है। इस प्रकार का इसमें पैटर्न होता है। ठीक है,
कोशिकाएं इस प्रकार की होती हैं, ये कोशिकाएं हैं इसके अंदर, ठीक है, ये कोशिकाएं हैं, हेयर लाइक कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। इनके अंदर केंद्रक भी होता है। तो ये प्रवेश द्वार को सुगम कैसे बनाती है, तो ये श्लेष्मिक पदार्थों का स्त्रावण करती है, जिससे कि पराग नलिका यानी श्लेष्मिक पदार्थों का स्त्रावित करने के साथ साथ ये क्या करती है, यहाँ से पराग नलिका जब आएगी तो ये यहाँ पर होती है, तो ये इसको इधर नहीं आने देती, ये ऊपर ही इधर द्वार की तरफ इनको निर्देशित करने का काम करती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, एनाकार्डेसी, लेबिएटी और एकैंथेसी फैमिली में। तो एप्टीडेटर को आपको याद रखना है, डेढ़ नंबर का क्वेश्चन ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं न्यूसेलस। नंबर अगला जो है वो है न्यूसेलस, हिंदी में कहते हैं बीजांड काय। बीजांड काय क्या है, देखिए इंटेगुमेंट से घिरा हुआ पोषक कोशिकाओं युक्त भाग होता है। किससे घिरा हुआ, अध्यावरणों से घिरा पोषक पदार्थों युक्त कोशिकाओं वाला भाग। आसान शब्दों में अध्यावरणों से घिरा हुआ, ये अध्यावरण रहे दोनों, ठीक है, और घिरा हुआ यानी कि ये, तो ये वाला है न्यूसेलस, ठीक है। ये जो बिल्कुल एम्ब्रियो सेक को चारों तरफ से इसने घेर रखा है, ये है न्यूसेलस। और इसमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ये पोषक पदार्थों युक्त कोशिकाएं होती हैं। क्लियर। अधिकतर जो एक बीजपत्री होते हैं उनके अंदर ये स्थूल होती हैं, तो अधिकतर मोनोकोट में स्थूलित होती हैं। स्थूलित होता है क्या, न्यूसेलस। अधिकतर मोनोकोट में क्या होता है, ये स्थूलित होता है। और बीज परिपक्वन के समय ये करता क्या है, भ्रूण को ढके रहता है। तो बीज परिपक्वन के समय भ्रूण को ढके रहता है, ठीक है, क्योंकि भ्रूण कहाँ बनता है, यहाँ बनता है, अंड कोशिका यहाँ है, तो भ्रूण कहाँ बनेगा, इसी के अंदर बनेगा भ्रूण, ठीक है। ये एम्ब्रियो सेक है, यहाँ पर भ्रूण बनेगा, तो ये भ्रूण वहाँ बनेगा, तो इस भ्रूण को चारों तरफ से घेरने का काम कौन करता है, यही न्यूसेलस करता है। और एक बीजांड में एक ही बीजांड का होता है, परंतु कुछ में दो होते हैं। वैसे तो बीजांड में यूजुअली बीजांड काय एक ही होता है। कितने होते हैं, एक ही होता है, यानी कि एक ही बीजांड काय होता है। परंतु कुछ पादपों में दो होते हैं। कितने न्यूसेलस होते हैं, दो होते हैं। जैसे इसका उत्तम उदाहरण क्या है, ईगल मार्मेलोस। ईगल मार्मेलोस ये इसका उदाहरण है। इसके अंदर दो न्यूसेलस होते हैं, ठीक है। अब जब बीजांड में बीजांड काय बीजाणु जन कोशिकाओं के चारों ओर मोटे परत के रूप में पाया जाए तो तनु बीजांड काय होगा, नहीं, पतली परत के रूप में पाया जाए तो तनु बीजांड काय होगा। और यदि बीजाणुजन कोशिकाएं बीजांड काय में धसी हुई हो तो उसे स्थूल बीजांड काय कहते हैं। इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। जैसे ये बीजांड काय है, क्लियर, यहाँ पर क्या है, ये एम्ब्रियो सेक है, क्लियर। अब जो अंदर का भाग है भ्रूण कोश, इसके अंदर क्या होती हैं, ये सारी जो कोशिकाएं हैं ये बीजाणु जन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, बीजाणु जन सेल्स होती हैं, क्लियर। अब ये इसके अंदर अगर धसा हुआ हो, पतली परत के रूप में अगर होगा बीजांड काय तो इस तरह से होगा, ठीक है, ये पतली परत के रूप में होगा। अंदर जो देख रहे हैं आप ये भी बीजांड काय है, ये बाहर वाला। तो अगर इस तरह की संरचना है बीजांड काय की, ठीक भ्रूण कोश के बाहर एक पतली परत के रूप में है, तो ये कहलाता है तनु बीजांड काय, ठीक है, ये तनु बीजांड काय है, ठीक है। और देखिए अगर ये पोजीशन हो, ये तो हो गया तनु बीजांड काय,
और अगर ये हो, इसके अंदर देखेंगे हम तो आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियो शेक जो है उसमें बीजाणुजन कोशिकाएं अंदर इतने बड़े भाग में ये धसी हुई अवस्था में रहती हैं, तो इसको कहते हैं हम स्थूल बीजांडकाय। ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर ये पतली परत के रूप में हो बीजांडकाय तो तनु बीजांडकाय, और अगर ये मोटा हो, स्थूलित हो, तो ये स्थूल बीजांडकाय कहलाता है। ठीक है, अब तनु बीजांडकाय कैसा होता है? मोनो इंटेगुमेंट होता है। कैसा होता है? मोनो इंटेगुमेंट, यानी एक अध्यावरणी होता है। अगर एक ही अध्यावरण होता है बीजांड में तो चांस क्या रहते हैं? तनु बीजांडकाय बनने के रहते हैं। ठीक है, और अगर स्थूल बीजांडकाय हो तो दोनों अध्यावरण होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनके अंदर स्थूल व तनु न्यूसेलस होते हैं। ठीक है, स्थूल और तनु न्यूसेलस, तनु बीजांडकाय और स्थूल बीजांडकाय दोनों होते हैं, यानी दोनों बन सकते हैं, होते नहीं है, बन सकते हैं। जैसे ब्यूटोमस में, ठीक है, ब्यूटोमस में इस तरह से दोनों भी बन सकते हैं। क्लियर? तो ये जो है बीजांडकाय है। आगे चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक में, और जिसका नाम है हाइपोस्टेस और एपिस्टेस। नेक्स्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइपोस्टेस और एपिस्टेस, न्यूसेलस में ही है ये। ठीक है, देखते हैं क्या है। हाइपोस्टेस एंड एपिस्टेस, क्लियर? इनको इसी तरह से लिखा जाएगा। तो ये है एम्ब्रियो शेक। क्लियर? और इस एम्ब्रियो शेक के बाहर ये न्यूसेलस है, और न्यूसेलस में कोशिकाएं कुछ इस तरह की होती हैं। आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ये है बीजांडकाय की कोशिकाएं। जो आप देख रहे हैं सामने, वो किसकी कोशिकाएं हैं? बीजांडकाय की कोशिकाएं। क्लियर? तो देखिए, इस दोनों भागों को हम लिख लेते हैं। ये तो कहलाती है चलाजल साइड, ठीक है, यानी निभागीय सिरा, और ये कहलाता है बीजांड द्वारीय सिरा। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड। क्योंकि इन दोनों को लिखना जरूरी है। जब हम हाइपोस्टेस और एपिस्टेस पढ़ेंगे तो इन दोनों को इस तरह से लिखना भी जरूरी है, तभी हमें पता चल पाएगा कि एपिस्टेस किधर है और हाइपोस्टेस किधर है। ठीक है, तो हाइपोस्टेस कहाँ होता है? निभागीय क्षेत्र में होता है। कहाँ पर होता है? निभागीय क्षेत्र में। यहाँ पर ये होता है हाइपोस्टेस। ठीक है, हाइपोस्टेस कहाँ होगा? निभागीय क्षेत्र में। और एपिस्टेस यहाँ होता है। कहाँ होता है एपिस्टेस? एपिस्टेस होता है बीजांड द्वारीय क्षेत्र में। ठीक है, तो न्यूसेलस में इसको हम कैसे लिखेंगे कि न्यूसेलस में निभागीय क्षेत्र की कुछ कोशिकाएं, ये निभागीय क्षेत्र है, तो इस निभागीय क्षेत्र की कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से मोटी हो जाती है, तो इनको हम मोटा बना देते हैं। इस तरह से ये खा खा के क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। तो ये हो गई है मोटी। निभागीय क्षेत्र की बीजांडकाय की कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। इस प्रकार से ये मोटी हो चुकी है। ठीक है, ये हो गई मोटी कोशिकाएं। क्लियर? और इनमें क्या पाया जाता है? इनमें लिग्निन पाया जाता है। ठीक है, हाइपोस्टेस जो है उसमें कोशिकाएं कैसी हैं? मोटी सेल्स होती हैं, लिग्निन युक्त होती हैं। ठीक है, लिग्निन युक्त होती हैं। क्लियर? इनमें क्या पाया जाता है? लिग्निन पाया जाता है।
और साइटोप्लाज्म क्या होता है, कम होता है। साइटोप्लाज्म कैसा है, कम है, ठीक है। इनके अंदर साइटोप्लाज्म कम होता है। इस प्रकार से, ठीक है। अब यह क्षेत्र क्या कहलाएगा, हाइपोस्टेस कहलाता है और ये एम्ब्रियो से की सीमा निर्धारण का काम करता है। काम क्या करता है, ये एम्ब्रियो से की सीमा निर्धारित करता है, ठीक है, निर्धारित करता है। यानी ये क्या करता है कि ये जो अंदर एम्ब्रियो सेक है, ये वाला जो है, ठीक है, एम्ब्रियो सेक, ये एम्ब्रियो सेक है। अब इस एम्ब्रियो सेक की सीमा निर्धारण करने का काम करता है, यानी कि ये एम्ब्रियो सेक ऊपर और ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइपोस्टेस। तो हाइपोस्टेस कहाँ होता है, निभागीय सिरे पर होता है, पहली बात तो ये, यानी यहाँ पर होगा ये, ठीक है। अगर इस डायग्राम में देखें हम तो हाइपोस्टेस यहाँ होता है न्यूसेलस में, क्लियर। और मोटी कोशिकाओं युक्त है, मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं युक्त है, लिग्निन युक्त है और साइटोप्लाज्म इन कोशिकाओं के अंदर कम होता है। और ये क्या करता है, हाइपोस्टेस एम्ब्रियो सेक की सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। कौन कौन सी फैमिली है जिसके अंदर ये हाइपोस्टेस होता है, तो ये पाया जाता है यूफोर्बिएसी में, सोलेनेसी में, एपिएसी में, क्रोसोमेटेसी में, ठीक है। सोलेनेसी, एपिएसी और यूफोर्बिएसी, यूफोर्बिएसी, इसके अलावा सोलेनेसी, ठीक है, और एपिएसी। इन तीनों के नाम आपके लिए काफी रहेंगे। यही तीनों एपिस्टेस के भी एग्जाम्पल हैं और यही तीनों हाइपोस्टेस के भी एग्जाम्पल हैं। कुछ वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि ये एक ग्रंथिल उत्तक है जो भ्रूण कोश की वृद्धि के लिए कुछ एंजाइम और हार्मोन स्रावित करते हैं, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि ये दोनों जो एपिस्टेस और हाइपोस्टेस हैं, ये क्या है, ये एक ग्रंथिल उत्तक हैं जो भ्रूण कोश की वृद्धि के लिए एंजाइम और हार्मोन का स्रावण करने वाले होते हैं, ठीक है। अब देखिए एपिस्टेस क्या है। एपिस्टेस भी इसी तरह से कुछ मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं युक्त होते हैं, ठीक है, और एक कप जैसी संरचना बनाने वाले होते हैं। इस तरह से कप जैसी संरचना बन जाएगी, कहाँ पर, ये बीजांड द्वार पर, ठीक है। इस प्रकार से कप जैसी संरचना जो है ये बन जाएगी ऐसे, क्लियर। ये एपिस्टेस हो गया, ठीक है। वही बात है, लिग्निन होता है इनके अंदर, मोटी भित्ति होती है, साइटोप्लाज्म कम होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज वही है, एग्जाम्पल भी वही है, ठीक है, और काम भी वही है। यानी कि ये इधर से बीजांड द्वारीय सिरे पर भ्रूण कोश की सीमा का निर्धारण करता है, उसको हम कहते हैं एपिस्टेस। तो ये हाइपोस्टेस और एपिस्टेस आपके सामने है और इनको अच्छी तरह से आप याद भी करोगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इनको याद करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लास्ट पार्ट की, ये वाला जो अंदर वाला भाग है इसके बारे में। अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे ये क्या है एम्ब्रियो सेक। हिंदी में कहते हैं भ्रूण कोश, ठीक है, भ्रूण कोश है ये। इस प्रकार की इसके अंदर संरचना है, ये भ्रूण कोश है, अंडाकार आकृति का होता है। इसमें दो कोशिकाएं ये हैं और एक कोशिका ये है, एक ये है और बाकी तीन कोशिकाएं ये वाली हैं, ठीक है। ये है एम्ब्रियो सेक, क्लियर। ये है एग सेल। ध्यान रखना, एग सेल हमेशा कहाँ होती है, माइक्रोपाइल एंड पर होती हैं और ये सिन रेज्ड जिसे हम कह रहे हैं, ये क्या है, सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है।
ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये है एंटीपोडल सेल। 82% एंजियोस्पर्मिंग या एंजियोस्पर्म में, ठीक है, सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष या भ्रूणकोष पाया जाता है, एम्ब्रियोसेक पाया जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं हम पोलीगोनम टाइप। कौन सा है ये? पोलीगोनम टाइप। ध्यान रखना है, पोलीगोनम टाइप जो है 82% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर देखिए कोशिकाएं कितनी हैं, 3, 4 और 3 7। तो 7 तो इसके अंदर कोशिकाएं हैं और 8 इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। कोशिकाएं 7 है, न्यूक्लियस 8 है, क्योंकि यहां पर 2 केंद्रक हैं एक ही कोशिका में, इसलिए ये हो जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक। तो ये कहलाती हैं एंटीपोडल सेल, प्रतिलोमन कोशिकाएं। क्लियर? इस प्रकार से ये कहां पर होता है? ये बीजांड के एकदम सेंटर में होता है, माइक्रोपाइल एंड पर। अगर आपसे वाइवा में पोजीशन पूछ ली जाए कि एम्ब्रियो शेक कहाँ होता है, तो आपको बताना है माइक्रोपाइल एंड पर होता है, ठीक है। ये एम्ब्रियो शेक है। अब एम्ब्रियो शेक 82% पादपों में पोलीगोनम प्रकार का पाया जाता है, जो कि सबसे सामान्य प्रकार का एम्ब्रियो शेक है। क्लियर? अब आगे चलते हैं एम्ब्रियो शेक का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो शेक। तो एम्ब्रियो शेक किससे बनता है? ये बनता है गुरु बीजाणु से, क्योंकि लघु बीजाणु तो हमने देख ही लिए। लघु बीजाणु तो कहाँ? मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे, परागकण होते हैं लघु बीजाणु, वहां पर मेल गैमेट बनेगा और ये जो बनेगा ये गुरु बीजाणु से बनेगा। तो पहले हमें ये जानना होगा कि गुरु बीजाणु कैसे बनता है, ठीक है। तो मेगा स्पोरोजिनेसिस, ये क्या है? हिंदी में कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? तो देखिए, जो मेगास्पोर बनते हैं वो मेगास्पोरोजिनेसिस द्वारा बनते हैं, इसे ही हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो बीजांड के न्यू सेलस की, ये बीजांड है और ये इसका न्यू सेलस है, ठीक है। तो न्यू सेलस में इस तरह से कोशिकाएं होती हैं। तो जो हाइपोडर्मल कोशिकाएं होती हैं, यानी कि ये वाली कोशिकाएं हैं, ये हाइपोडर्मल सेल है, इनको हाइपोडर्मिस या हाइपोडर्मल सेल कहते हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं में से कोई भी कोशिका द्वारा आगे गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। कैसे होता है अभी देख लेते हैं। तो ये न्यू सेलस है, ठीक है, और इस न्यू सेलस में ये इसकी एपिडर्मिस बता सकते हैं हम, और ये जैसे हाइपोडर्मिस की कोई भी कोशिका जो आगे गुरु बीजाणु बनाती है, तो ये वाली वो है कोशिका, और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं आर्चिस्पोरियल सेल, यानी प्रप्रसूतक कोशिका हिंदी में कहते हैं, और यह अन्य कोशिकाओं से बड़ी होती है। अब तनु बीजांडकाय में यह मेगास्पोर मदर कोशिका के रूप में सीधे ही काम करती है, ठीक है। जबकि स्थूल बीजांडकाय में इसमें पहले परिणतिक विभाजन होता है, जिससे प्राथमिक वित्तीय कोशिका बनेगी और एक आंतरिक प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिका बनती है। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिका मेगास्पोर मदर कोशिका के रूप में काम करती है। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मेगा जो तनु बीजांडकाय और स्थूल बीजांडकाय में किस तरह से होता है। अगर तनु बीजांडकाय है, ठीक है, अगर तनु बीजांडकाय है तो ये सीधे ही क्या करती है? यहाँ पर आर्चिस्पोरियल मदर सेल ये मेगास्पोर मदर सेल कहलाती है, ठीक है। और फिर इससे आगे गुरु बीजाणु बनते हैं। ये तो सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस है। और अगर स्थूल बीजांडकाय है, अगर बीजांडकाय कैसा है? स्थूल बीजांडकाय है, तो पहले ये आर्चिस्पोरियल सेल क्या करती है? एक परिणतिक विभाजन करती है, ठीक है।
परिणतिक विभाजन किस में होता है? स्थूल बीजांडकाय की आर्चीस्पोरियल में होता है। दो कोशिकाएं बनेगी, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, इस तरह से। अब ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे मेगास्पोर मदर सेल का काम करती है। ठीक है, तो तनु बीजांडकाय में पहले क्या बनता है? दो कोशिकाओं का एक समूह बनता है जिसमें बाहरी भित्तीय कोशिका और एक अंदर पीएससी यानी कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनती है, जो कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो आगे मेगास्पोर मदर सेल का काम करेगी। और तनु बीजांडकाय में ये सीधे ही क्या करती है? आर्चीस्पोरियल सेल किसका काम करेगी? मेगास्पोर मदर कोशिका का काम करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं किस तरह से बीजाणु बनते हैं। तो बीजाणु बनते वक्त होगा क्या? मेगास्पोर मदर कोशिका में आर्चीस्पोरियल सेल, या सीधे ही अगर हम देखें कि एक जो इसका अगर इसका हम किस प्रकार से गुरु बीजाणु बनेंगे, तो हमें क्या बताना है कि सबसे पहले इस आर्चीस्पोरियल सेल को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मेगास्पोर मदर सेल कह रहे हैं। अब ठीक है, इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है? विभाजन होता है। कौन सा? अनुप्रस्थ। हो गया अनुप्रस्थ, या परिणतिक विभाजन कह सकते हैं, वैसे अनुप्रस्थ विभाजन ही बोलेंगे। क्लियर? तो दो बन जाते हैं, बन गए दो। अब दो बनने के बाद फिर क्या होगा? इसमें एक और हो जाता है विभाजन, तो 1 2 3 और 4, इस तरह से ये 4 मेगास्पोर बन जाते हैं। ठीक है, बन गए। अब इस तरह भी बन सकते हैं और इस तरह भी बन सकते हैं, यानी कि पहले जो दो कोशिकाएं बनी हैं विभाजन से, उन दो कोशिकाओं में एक में तो होता है अनुप्रस्थ विभाजन और एक में हो जाता है अनुदैर्घ्य विभाजन। तो ये भी क्या है? 4 मेगास्पोर है। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर विकास होता है। क्लियर? अब कुछ इसमें देख लेते हैं हम, इसका जो अंतर है कुछ पादपों के अकॉर्डिंग वो देख लेते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट नहीं है, 2 ही मिनट है। तो देखिए, आर्चीस्पोरियल इनिशियन का विभेदन अधिकतर क्या होता है? बीजांड के विकास के दौरान ही हो जाता है, परंतु कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें बहुकोशिकीय आर्चीस्पोरियम पाया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी, यानी नॉर्मल रूप में क्या होता है कि ये विभेदन शुरू में ही हो जाता है, आर्चीस्पोरियल सेल अलग हो जाती है। अलग का मतलब यानी विभेदित हो जाती है कि हाँ ये कोशिका आगे जाकर के गुरु बीजाणु बनाती है। परंतु कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि ये कंडीशन पाई जाती है, यानी इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, आर्चीस्पोरियल जो है वो बहुत सारी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, मल्टी सेलुलर आर्चीस्पोरियल होती है। फिर होता क्या है कि इनमें से एक ही कोशिका सक्रिय रहती है, यानी जैसे ये सक्रिय रही तो ये है सक्रिय आर्चीस्पोरियल। ठीक है, इनिशियल। अब ये आगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करती है। ठीक है, तो ऐसा कौन से पादपों में होता है? ये होता है जैसे रैनन कुलेसी, जैसे कंपोजिटी, कंपोजिटी में इसी प्रकार की अवस्था पाई जाती है। रोजेसी लिलिएसी में भी पाई जाती है, रोजेसी, लिलिएसी, फैगेसी। ठीक है, ऐसे कुलों में क्या होता है? आर्चीस्पोरियल कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है। और मल्टी सेलुलर में से फिर आगे विकास की अवस्था में इनमें से केवल एक ही कोशिका सक्रिय रहती है, बाकी कोशिका नहीं, और फिर उसी सक्रिय कोशिका से आगे गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें जो बचा हुआ है वो हम कल देखेंगे और फिर जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, किस प्रकार से एम्ब्रियो शेक बनता है।